आज की क्लास का टॉपिक है सुरेंद्र प्रकाश, इनकी अफसाना निगारी। अफसाना निगार की हैसियत से देखेंगे, दो चार खासियतें भी देखेंगे कि क्या क्या इनकी खासियतें रही हैं, और साथ में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनके मशहूर जो अफसाने हैं वो कौन कौन से हैं। हल्का फुल्का इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ये तीसरे चैप्टर का आज तीसरा ही पार्ट है। अगर आप लोगों ने अब तक बाकी के पार्ट ना देखे हों, गुजारिश है आप लोग पीछे जा करके प्लेलिस्ट में बाकी के पार्ट ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इब्तिदा करते हैं कि भाई पैदाइश कब हुई और इनकी वफ़ात कब हुई। तो 1930 के अंदर इनकी पैदाइश होती है और 2002 में इनकी वफ़ात होती है। तकरीबन 72 साल की इनकी उम्र रहती है। ठीक है। और कुछ बातें जो ख़ास हैं वो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ें भाई कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरेंद्र प्रकाश असल नाम सुरेंद्र कुमार और बराए गैर मुनक़सिम पंजाब के शहर लायलपुर फैज़ाबाद में पैदा हुए। घरेलू परेशानियों के बाइस बाकायदा तालीम हासिल न कर सके और 1947 में वालिदैन के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां हुसूल मुआश के लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी और छोटी मोटी मुलाजमतें किए। कुतुब फरोशी के लिए फर्जी नामों से कहानियां और नावल लिखे। रेडियो में जुज़ वक्ती तौर पर स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से भी काम किया। उस दौरान में जामिया उर्दू अलीगढ़ के इम्तिहान अदीब कामिल वगैरह भी पास किए। सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना देवता लाहौर के एक देखो अब हफ्तवार इस पे ध्यान दो, क्या है इनका पहला अफसाना? देवता। देवता। आगे पढ़िए। दिल्ली पहुंचने के कई साल बाद आपने अरे ज़ौक़ के पीछे से पढ़ मुताबिक दिया कीजिए ना, तो शुरू से इस लाइन को पढ़िए। जी सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना देवता लाहौर के एक हफ्तवार पारस में शाये हुआ था। यानी ये दिल्ली एक तरह से हफ्तवार हुआ करता था, एक तरह से रिसाला हफ्तवार पारस में शाये हुआ था। किस में शाये हुआ था? पारस अरे एमए वालों, हाथ पैर खुले हुए हैं ना आप लोगों के, पारस इसको में लिखते रहने ना भाई, जी। इसको नोट करना। फिर उसमें जाओगे ना एमसीक्यू में घूम जाएगा सर, बोले ये पारस कहाँ से आ गया, ये तो बस हमने इसका दही खाया था, ये इसमें कहाँ से आ गया पारस। ठीक है। और जगह का नाम भी लिखा हुआ है। क्या जगह का नाम लिखा हुआ है? लाहौर। लाहौर। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे। दिल्ली पहुंचने के कई साल बाद अपने ज़ौक़ के मुताबिक लिखने का मौका नसीब हुआ था, तो उन्होंने नए कदमों की चाप और रोने की आवाज़ जैसी अलामतें और तजरीदी अफसाने तहरीर किए। कौन कौन से? नए कदमों की चाप और रोने की आवाज़। इनको नोट कीजिए, लिखिए अपनी कॉपियों के अंदर, भरिए अपनी कॉपियों को, गंदा कीजिए अपनी कॉपियों को। चलिए जी सर। पढ़िए। सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों में नत नए रूप अख्तियार करने वाला तंज और मलाल का अंसर नुमाया है। ये अफसाने मौजूदा दुनिया के तसन्नुह, मकरो फरेब, फितरत से दूरी और तहजीबी फिक्री जवाल के निशानी दही भी करते हैं। सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों का पहला मजमुआ दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम 1968 में, दूसरा मजमुआ बर्फ पर मुकालमा 1981 में, तीसरा मजमुआ बाज़गोई 1988 में और चौथा हाजिर हाल जारी 2002 में शाये हुआ। सुरेंद्र प्रकाश को कई रियासती अदबी एजाज़ और मजमुआ बाज़गोई पर साहित्य अकादमी अवार्ड पेश किया गया। अफसाना बिजुका उसी मजमुए में शामिल है। अब थोड़ा सा रुक करके यहाँ पर एमए वालों खास तौर पे ध्यान देना। सबसे पहला अफसानों का मजमुआ कौन सा है? दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम। इसमें एक डेट याद कर लीजिएगा बस। पहली डेट कौन सी है? 1968। ठीक। दूसरा मजमुआ कौन सा है? बर्फ पर मुकालमा। तीसरा मजमुआ कौन सा है? बाज़गोई। चौथा कौन सा है? हाजिर हाल जारी। हाजिर हाल और जारी, जारी। ये पूरा नाम है, हाजिर हाल जारी। ठीक है। और बिज्जू का जो इनका अफसाना है, ये कौन से अफसाने के मजमुए के अंदर शामिल है? बाज़गोई। बाज़गोई पर। और बाज़गोई की वजह से इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अवार्ड।
तो ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है इसको क्या मार लेंगे आप रट्टा? जी। बढ़िया करके रट्टा इसको मार लीजिएगा, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा जो ये बड़ा मशहूर है बिज्जू का, ये कई मर्तबा आप देखेंगे ना पीवाईक्यू में उठा करके, तो बहुत अफसानों में बड़ा मशहूर नाम है, क्योंकि इस पर कई सवालात भी आते रहे हैं और आते रहेंगे। चलिए पढ़िए भाई। बिज्जू का। प्रेमचंद की कहानी काहोरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं प्रेमचंद की कहानी काहोरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफेद हो गए थे, कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदरे गोश्त में से उभर आई थी। उस स्नान में उसके हाथ दो बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ उसमें कुछ ऐसे बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल्के हत्थों को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, जरा कांपे और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बैलों को हाथ लगाई और हल्का फल जमीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। उन हम्म। दोनों बेटों की बीवियां थी और आगे उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। उन सबके परवरिश का बार होरी पर आन पड़ा था और उसके बूढ़े जिस्म में खून जोर से गर्दिश करने लगा था। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज्यादा ही सुर्ख था और काहोरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वह उछलते हुए अपना पंडा मिलते पानी उछा रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटी बनाकर चंगेरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थी। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार है? उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी ने देखा भी कोई अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा, ये झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत न दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते। उस हम्म। उनके पास जीने का कोई बहाना न रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उससे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तनदेही से जुट गए। जब तक होरी ने एक कोने में पड़ी कटाई के औजार निकाले और अब वह सचमुच तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों से सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया। होरी ने अंगूछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। न अहले मद के ध्वंस, न बेने का खटका, न अंग्रेजी के जोरों जबरदस्ती और न जमींदार का हिस्सा। उसके नजरों के सामने हरे हरे खुशे झूम उठे। चलो बापू, उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ी। बाकी बच्चे उनके टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाजा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। बैर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर के 4 दीवारी वाले दरवाजे में से निकल कर गली में आ गए और फिर दाएं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गांव की गलियों गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मुसरत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पक्की फसलें देखकर चमक रही थी। होरी को लगा जैसे जिंदगी कल से आज जरा मुख्तलिफ है। उसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वह बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले मरेले से, जो जेब गाड़ी के पहियों की आवाज, मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थी जैसे गरीब किसान बेवा औरतें होती हैं, चेहरों घूंघटों से छुपे हुए और लिबास की एक सलोट में गरीबी जुओं की तरह छिपी बैठी। वह सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दौरे तवीले में कुछ गाय भैंसे और बैल चारा खाकर फनकार रहे थे।
सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरी खेत थी। उन सब खेतों के बाद जरा दूर जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें झोना पककर अंगड़ाइयां ले रहा था और सब पंगंडियों पर चलते हुए दौड़ दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कीड़े घास पर रेंग रहे हों। वह सब खेत की तरफ जा रहे थे जैसे कि आगे थल था दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नजर न आती, बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पांव रखते धंस जाता था, और मिट्टी यूं फुरफुरी हो चुकी थी जैसे उनकी दोनों बेटों की हड्डियां चीता में जलकर फूल बन गई थी और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती। वह थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में दो हाथ आगे बढ़ आया था। होरी चाहता था जब तक बच्चे जवान हो वह थल उसके खेत तक ना पहुंचे और तब तक वह खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। पंगड़ियों का न खत्म होने वाला सिलसिला और उस पर होरी और उसके खानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पांव। सूरज आसमान की मशरिक की खिड़की में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते उसके पांव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ थे। वह आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश वलवले के साथ टहनियों के दरांती से काटकर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी न था बहने को। अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी और उस पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने थे। वह पानी के पांव के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा था। सबका दिल बिल्लियों उछलने लगा हम्म। सबका दिल बिल्लियों उछलने लगा। फसल कटेगी तो उनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से, फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मजा आएगा। क्या क्या डकारे आएंगी पेट भर जाने के बाद। उन सब ने एक ही बार सोचा। अचानक होरी के कदम रुक गए। वह सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वह सब कभी होरी और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज लगाई, अबे कौन है। और फिर सबने देखा उनके खेत में पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। अब वह सब होरी के पीछे तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। होरी फिर चिल्लाया, अबे कौन है रे, बोलता क्यों नहीं है, कौन फसल काट रहा है मेरी। मगर खेत में से कोई जवाब न मिला। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने के सड़ाप सड़ाप की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है, बोलता क्यों नहीं। और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सूत ली। अचानक खेत के पुरले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा जैसे मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा हो। मैं हूँ होरी काका, बिजू का। उसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फजा में हिलाते हुए जवाब दिया। सबके मारे खौफ की घुटी घुटी सी चीख निकल गई। उनके रंग जर्द पड़ गए और होरी के होठों पर गोया सफेद पीड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वह सब सख्ते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वह कुछ देर कितनी थी, एक पल, एक सदी या फिर एक युग, इसका उनमें से किसी को अंदाजा न हुआ, जब तक कि उन्होंने होरी के गुस्से से कांपती हुई आवाज न सुनी। उन्हें अपनी जिंदगी का एहसास न हुआ। तुम बिज्जूका, अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था बांस के फाकों से, और तुमको उस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरे बाबा हाका लगाता था। वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर के बेकार हांडी से बना था और उस पर उसी अंग्रेज शिकार का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बिज्जू का बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई असर न हुआ। जैसे ही वह करीब पहुंचे उन्होंने देखा फसल एक चौथाई के करीब कट चुकी है और बिज्जू का उससे करीब दरांती हाथ में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा है। वह सब हैरान हुए कि उसके पास दरांती कहाँ से आ गई। वह कई महीनों से उसे देख रहे थे। बेजान बिज्जुका का दोनों हाथ से खाली खड़ा रहता, मगर आज वो आदमी लग रहा था, गोश्त पोस्ट का उन जैसा आदमी। ये मंजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार धक्का दिया, मगर बिज्जुका तो अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। अलबत्ता होरी अपने ही जोर के मार खाकर दूर जा गिरा। हम्म। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वह अपने कमर पर हाथ रखे रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सबने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बिज्जुका की तरफ देखते हुए कहा,
तू तो मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बिज्जू का, मुझसे मुझसे जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया। अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते बिज्जुका का हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था। फिर बोला, तुम ख्वामखा खफा हो रहे होरी काका, मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है 1/4, लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था, और बेजान चीज का कोई हक नहीं होता। ये तुम्हारे हाथ में दरांती कहाँ से आ गई? बिज्जुका ने एक जोरदार कहकहा लगाया। तुम बड़े भोले भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बात कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको ये द्रांति और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी, ये मुझे आपसे आप मिल गई। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फाके चीरी थी, अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंखें, नाक, कान और मुंह बनाया था, उसी दिन उन सब चीजों में जिंदगी कल बुला रही थी। कुल और बुला ये रही सब थी। बुला रही थी और ये सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा, और एक दरांती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही। और जब फसल पक गई, वह दरांती मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतजार करता रहा, और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया, उसमें बिगड़ने की क्या बात है? बिजुका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा, ताकि उन सबको उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये साजिश है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता, ये सब छलावा है। मैं पंचायत से उसका फैसला कराऊंगा। तुम दरांती फेंक दो, मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखा, और बिज्जुका ने मुस्कुराते हुए दरांती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था, उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थी और बिज्जुका का इंतजार करता था। बिज्जुका काका इंतजार था। आज पंचायत ने अपना फैसला सुनाना था। मुकदमे के दोनों फरीक अपना बयान दे चुके थे। आखिर दौर से बिज्जुका का खरामा खरामा आता हुआ दिखाई दिया। सबकी नजरें उस तरफ उठ गई। वह वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था जैसे वो चौपाल में दाखिल हुआ। सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताजीमन झुक गए। होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बिज्जुका ने सारे गांव के लोगों का जमीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वह अपने आप को तेज पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसलों को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बिज्जुका को देने मंजूर कर लिया, और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी जिंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूर पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कुछ बिज्जुका न बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगी, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोंपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांध कर खेत में खड़ा कर देना। बिजुका की जगह पर मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहां से हटाना नहीं, वही रहने देना, ताकि जब लोग देखे तो उन्हें याद आए कि बिजुका बेजान नहीं होता। आप उसे जिंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दरांती थमा देता है और उसका फसल 1/4 पर हक हो जाता है, होरी ने कहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे थे, और फिर उसके बहुए और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और खत्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू कर दिया, और बाकी के सब लोग ये तमाशा देख रहे। बिज्जुका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतारकर सीने के साथ लगा लिया और अपना सर झुका दिया। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, देखिए क्या क्या है। बिज्जुका, बिज्जुका वही जो आमतौर पे देखे होंगे ना आप, एक स्ट्रक्चर बॉडी तैयार कर दी जाती है ताकि वो खेत वगैरह की हिफाजत करे। एक स्टैचू टाइप का होता है, मूर्ति टाइप का, देखा होगा। खम पड़ना, झुक जाना। इसना, उसी दौरान, उसी इसना में, उसी दौरान, उसी बीच में। वजूद, हस्ती। परवरिश का बार, मतलब पालने पोसने का जो जिम्मेदारी होती है। खून की गर्दिश, रगों में खून का दौरान। पिंडा, बदन, जिस्म। रोटियां रखने की डलिया जो होती है ना, उसको चिंगीरी बोल रहे हैं लोग। तंदही, फुर्ती। अहलेमद, अदालत में पेशकार का मुहर्रिक। बेर है वीर, तो बीर थोड़ा सा वैसे अल्फाज देहाती अल्फाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। वीर मतलब बहादुर।
बैर बजरंगी हनुमान जी का एक लक़ब है। हनुमान जी वही पूंछों वाले हैं जो हनुमान जी। छूना, सोना के साथ बतौरे ताबे में हमल इस्तेमाल किया जाता है, मिसल खुदा नसीब करे यहाँ मुराद है दालों में अनाज के सोने जैसे दाने, मतलब वही के एक कीमती शय। थल राजस्थान, बोले थल सेना राजस्थान, रेगिस्तान बदस्तूर पहले की तरह। छलावा धोखा, आंखों से मतलब रहता है ना एक भूत टाइप का जो होता है छलावा। तो ये कुछ अल्फाज हैं कठिन, इन अल्फाज को आप देख लेंगे, इनके माने देख लेंगे। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझने समझाने के लायक हो। जो ऊपर रट्टे मारने की चीजें हैं उसको थोड़ा सा आप रट्टा मार लीजिएगा, है ना।